लास्ट में देखिए अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति। किसे कहते हैं हरित क्रांति? हरित क्रांति। देखिए दिनों दिन बढ़ रही है जनसंख्या, दिनों दिन बढ़ रही है जनसंख्या। अब सभी जनसंख्या मतलब जब हम लोग बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो क्या खाएंगे? बिना खाए पिए तो बढ़ेंगे नहीं, भोजन तो सबको चाहिए। तो एक क्रांति आई है। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। विशेष तौर पर गेहूं, विशेष तौर पर गेहूं रहेगा, धान बाद में आएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या लगाएंगे? गेहूं। गेहूं के पत्ते हरे हरे होते हैं, इसलिए हरित क्रांति। इसलिए हरित क्रांति। ये सन 1966 और 1966 मतलब दोनों मिला के 1966 में प्रारंभ हुआ और 1967 तक चला, मतलब प्रारंभ हो गया 1966 में। जैसे मान लो अभी नवंबर दिसंबर में चालू और इधर जनवरी फरवरी तक उस पर काम हो तो उसको 1966 बोलेंगे। ठीक ना? प्रारंभ हुआ ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये इलाकों में इस हरित क्रांति से प्रभावित रहे, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा इस क्रांति पर जोर दिया गया। ठीक ना? तो कोई पूछेगा हरित क्रांति किसे कहेंगे? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, खास तौर पर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए करने हेतु जो क्रांति अपनाई गई थी उसको कौन सी क्रांति कहेंगे? अब देखिए क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफेद क्रांति। श्वेत मतलब सफेद क्रांति। दूध सफेद होता है तो श्वेत क्रांति किसमें आ जाएगा? दूध उत्पादन वाले क्रांति को क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति। अब नीली क्रांति। नीली क्रांति को मछली उत्पादन या मछली उत्पादन की वृद्धि में जोर दिया गया। ऐसे क्रांति को क्या कहा गया? नीली क्रांति को क्या कहा गया? नीली क्रांति। लाल क्रांति किसे कहेंगे? टमाटर और मांस के उत्पादन को, टमाटर और मांस के उत्पादन को कौन सा क्रांति कहेंगे? लाल क्रांति टमाटर के फसल और मांस की उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति अपनाई गई उसको कौन सी क्रांति कहेंगे? स्वर्ण समझ रहे हो? स्वर्ण क्रांति। शहद और बागवानी। शहद जान रहे हैं ना, मधुमक्खी पालन। शहद मतलब मधुमक्खी पालन। बागवानी मतलब देवी देवताओं पर चढ़ाने वाले पुष्प। देख रहे हैं ना? देखते नहीं देखते हो? माला बनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। बागवानी मतलब सजावटी, जैसे देखते तरह तरह के पुष्प देने वाले पौधों का उत्पादन करना या लगाना। ठीक है? शहद। ऐसे क्रांति क्या बोलेंगे? स्वर्ण क्रांति। काली क्रांति। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन में, जैसे पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। ठीक ना? ऐसे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? काली क्रांति। और देखो गुलाबी क्रांति। क्या लिखा है? गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा उत्पादन और प्याज और झींगा मछली उत्पादन में कौन सी क्रांति अपनाई गई? गुलाबी क्रांति। पीली मतलब सरसों पीला होता है ना? यस सर। तो तिलहन सरसों से तेल निकलता है ना? यस सर। पीली क्रांति किसको कहेंगे? तिलहन उत्पादन में वृद्धि। तिलहन उत्पादन में वृद्धि। तेल सबको चाहिए, तो तेल के उत्पादन यानी तिलहन के फसलों में उत्पादन में जो क्रांति लाई है उसको क्या कहेंगे? पीली क्रांति। अब देखिए सुनहरी क्रांति। क्या लिखा है? सुनहरी क्रांति। फसल उत्पादन में जो क्रांति अपनाई गई उसको क्या कहेंगे? सुनहरी क्रांति। या रजत क्रांति। देखो रजत क्रांति किसे कहेंगे? अंडा उत्पादन वाले। रजत क्रांति कौन आएगा? अंडा उत्पादन। अब देखिए हरित सोना क्रांति। कौन सा है? हरित सोना क्रांति। बांस। हरित मतलब हरा। बांस जानते हो ना? बांस कौन सा? बांस मोटा वाला बांस। कौन सा बांस? मोटा। बांस से देखते हो घर भी बनाया जा सकता है, और बांस से जो किताबें बनती हैं बांस के छिलकों से बनता है। उसको पहले मशीनों में उसको निकाला जाता है, उसमें बांस से बनाया जाता है। बांस से कागज की लुगदी बनती है और कागज की छपाई से अखबार किताब छपते हैं ना, बांस से ही बनाया जाता है। अब देखिए गोल क्रांति। कौन सा क्रांति? गोल क्रांति मतलब आलू जैसे गोल होता है, इससे संबंधित है गोल क्रांति। आलू के उत्पादन में वृद्धि करने वाले क्रांति को क्या कहेंगे? ग्रीन गोल्ड क्रांति। चाय उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति। क्या बोलेंगे इसको? चाय उत्पादन में इसको क्या कहेंगे? चाय उत्पादन कहेंगे। चाय उत्पादन वाले क्रांति को क्या कहेंगे? ग्रीन गोल्ड क्रांति। और परामनी। कौन सी? परामनी क्रांति। भिंडी मोसी। कौन मोसी? भिंडी मोसी। हाँ, परामनी क्रांति। इसको क्या कहेंगे? परामनी मोसी। क्या बोलेंगे? परामनी मोसी या परामनी क्रांति। ठीक ना? समझ रहे ना? लाल बादशाह समझ रहे ना? परामनी कौन है? भिंडी उत्पादन में। ठीक ना? क्रांति वाली। अब देखो बादामी क्रांति। इसको क्या बोलेंगे? मसाला उत्पादन। अब देखिए
अंतरा फसलीकरण, क्या लिखा है? अंतरा फसलीकरण। आप लोग देखे हो खेतों में, हम लोग ऐसे मान रहे खेत है बड़ा सा, ऐसे लंबा लंबा, हमारे पास इतना बड़ा खेत है, इसमें देखो एक लाइन में हम लोग क्या लगा दिए? मूली लगा दिए। क्या लगा दिए? मूली। एक ठो में क्या लगा दिए? गोभी। एक ठो में क्या लगा दिए? आलू। एक ठो में क्या लगा दिए? टमाटर। और एक ठो क्या लगा दिए? बैगन। अब बताओ 4-5 लाइन हम 4-5 लाइन में लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं ना, इसी को बोलेंगे। देखो 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में उगाए गए उगाए गए फसलों को उगाने को पैटर्न में उगाने को क्या बोलेंगे? अंतरा फसलीकरण। क्या बोलेंगे? अंतरा फसलीकरण। एक-एक को अलग-अलग करेंगे ताकि इसमें जैसे मटर को है, मटर रहेगा, इसमें आलू रहेगा तो आलू, इसमें गोभी है तो गोभी, बाद गोभी है तो फूल गोभी, अलग-अलग लाइनों में बटा रहे हैं, कतारों में बटा रहे हैं, ठीक ना? ऐसे फसलों को क्या कहेंगे? अंतरा फसलीकरण। ऐसे फसलों को क्या कहेंगे? अंतरा फसलीकरण। अब देखिए कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन को क्या बोलते हैं? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन। मुर्गी पालन। देखिए मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मुर्गी मतलब समझ रहे हो ना? तो मुर्गी पालन से हम लोग सिर्फ मांस ही तो प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मांस और अंडा। मांस और अंडा। हमारे गांव में देसी मुर्गी होती है। क्या होती है? देसी मुर्गी। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग की गाय जो होती है, गाय होती है ना, तो दूध ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम जर्सी गाय लाते नहीं लाते हैं, लाते हैं ना, ताकि ज़्यादा दूध दे। तो जो हम लोग देसी मुर्गी है, बड़ा मुर्गा ला के हम लोग को संकरित करा लेते हैं और वो कैसा देगा? बड़ा बड़ा मुर्गी देगी। कैसी देगी? अच्छे नस्ल की मुर्गी देगी, ठीक ना? जब देखे होगी हम लोग की गाय जब होती है तो गांव के बछड़ों से नहीं हम लोग उतना होकर आते संकरित, मतलब बीज डलवाते हैं। क्या करवाते हैं? बीज डलवाते हैं ताकि अच्छा बच्चा मिले, ताकि अच्छा बच्चा मिले, ठीक ना? और अच्छी नस्ल का बच्चा रहेगा तो बछिया जो रहेगी अच्छी दूध देगी, देगी नहीं देगी? अब देखिए कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने, मतलब मुर्गी इतना जब तो लोगे तो आधा किलो, इतना बड़ा तो लोगे 5 किलो, तो 5 किलो 500 रुपया बेचोगे तो 2500, तो वो तो थोड़ा तो मिलेगा, थोड़ा रुपया मिलेगा। तो हम सब लोग चाहता है कि हमको धन मिले, है कि नहीं? तो देखो कुक्कुट पालन के उत्पादन में बढ़ाने तथा उन्नत किस्म का, उन्नत मतलब बड़े किस्म का, और उसका मांस भी अच्छे क्वालिटी वाला हो, ठीक ना? उन्नत किस्म के लिए देशी तथा विदेशी मुर्गियों में संकरण कराकर किया जाता है, संकरण कराया जाता है और फिर अच्छा मांस और अच्छा अंडा प्राप्त किया जाता है और कुक्कुट पालन कराता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन। और फसल चक्र क्या है? ये फसल चक्र। देखिए एक ही खेत में विभिन्न फसलों, एक ही खेत में विभिन्न फसलों पूर्व से नियोजित अनुक्रम में उगाया जाना, पूर्व से नियोजित अनुक्रम में उगाया जाना फसल चक्र कहलाता है। जैसे देखे हो, तुम लोग देखे हो, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देख चुके हैं ना? यस सर। देखिए ये मान लीजिए खेत है, ये हमारे पास एक खेत है, 2 भागों में बांटा हुआ है। एक को में हम लोग क्या बोल रहे हैं? गेहूँ। क्या बोल रहे हैं? गेहूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं? अरहर। क्या बोल रहे हैं? अरहर। दाल वाली खेती जितनी भी होती हैं, दाल वाली खेती जितनी होती हैं, गेहूँ, आवाज नहीं, ये गेहूँ है, गेहूँ जिसमें इस साल हम इसमें गेहूँ बोए हैं, इसमें क्या बोए हैं? गेहूँ। अगले साल गेहूँ हम इसमें बोएंगे, इसमें बोएंगे, इसमें। अरहर में आप लोग देखे होंगे, अरहर की जो फसलें होती हैं, ऐसे जड़ें जो होती है ना, ऐसे अब इसमें देखे हो ऐसे पत्ती रहती है ना? ऐसे पत्ती रहती नहीं रहती है? मान लो ये अरहर है, क्या है ये? अरहर का पौधा है ना, ऐसा फल रहा है। अब इनके जड़ों में देखे दलहनी फसलों के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें। ऐसे देखो तो गांठें रहेंगी, क्या रहेंगी? गांठें। ये गांठें राइजोबियम नामक इन गांठों में कौन होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है। क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु। क्या रहेगा? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक ना? राइजोबियम नामक जीवाणु जो क्या करता है? नाइट्रोजन को, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। तो देखो कोई भी पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन को ही ले सकता है। वो किस रूप में लेगा? नाइट्रेट रूप में लेगा। किस रूप में लेगा? नाइट्रेट के रूप में।
सभी दलहनी फसलों को उसकाओगे, इसी जमीन से उसकाओगे ना, निकालोगे ना, उनके जड़ों में गांठे गांठे मिलेंगे। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, जानते हो ना, मूंग हो गया, उड़द हो गया, उनको जब उसकाओगे तो उनके जड़ों में गांठे गांठे मिलेंगे। उसी में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके जो जमीन पे छिपा हुआ है ना, और वो पौधे को देता है। किसको देता है? सभी दलहनी फसलें जितनी होती है उसमें सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी दलहनी फसलों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। गेहूं में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, गेहूं में नहीं पाया जाता, धान में भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक ना, मक्का में भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। सिर्फ दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक ना। कोई पूछेगा दलहनी फसलों में कौन सा अतिरिक्त कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन तत्व, मतलब उसमें उपलब्ध रहेगा, ठीक ना। तो देखते हो गरजता है आकाश में, देखिए ना, भड़ाम भड़ाम गरजता है, नहीं गरजता है? बारिश होते वक्त देखते हो दो बादलें आवेशित होकर टकराती हैं तो वहाँ से नहीं कहते हैं चिर्री गिर रहा है या बिजली कड़कना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिजली कड़कना। क्या बोलते हैं? बिजली कड़कना। या फिर उसको बोलते हैं गाँव देहात में नहीं कहते हैं चिर्री मार दिया, क्या बोलते हैं? चिर्री मार दिया। और विज्ञान की भाषा में बोलते हैं बिजली का गिरना, बिजली का गिरना। तो जब भड़ाम से चमकता है तो वहाँ से सफेद सफेद जैसे जमीन में आता है ना, वो दो बादलों के टकराने से प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन गैस। वही नाइट्रोजन गैस धरती में समाहित हो जाता है और वही नाइट्रोजन गैस जब धरती में आ जाता है तो पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, उसको काहे में परिवर्तित कर देता है? नाइट्रेट के रूप में। अब जब उस नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देगा तो पेड़ पौधों में चला जाएगा, अब अरहर में चला जाएगा, उड़द में चला जाएगा, मूंग में चला जाएगा, यानी सभी प्रकार के दलहनी फसलों में चला जाएगा। और सभी प्रकार के दलहनी फसलों से हम लोग खाते हैं तो हम लोगों में आ जाता है, तो हम लोग नाइट्रोजन तत्व ही प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से हम लोग उसको क्या कर देते हैं? जमीन में मिला देते हैं। खाने पीने के बाद हम लोग भी एक दिन, हम लोग का जो समझ रहे हो ना, खाते हो तो रोज निकालते हो ना, तो जमीन में मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? मिल जाता है ना। और एक दिन हम लोग भी विलीन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? पंच तत्व में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे मिट्टी में? कहीं जो लेके आए हैं वो लेके नहीं जाना है, यही लेके जाना है, ठीक ना। मतलब सभी तत्व पंच तत्व मिल के ही जाना है सबको, ठीक ना। तो गेहूँ, अब देखो ये क्या है? अरहर। क्या है? अरहर। तो अरहर में देखो ये काटे इतना, जब हम पौधा काट लेते हैं इतना तो उसकी जड़ें बच जाती ना। तो जब इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसी खेतवा में छिप जाता है, मतलब इसी खेतवा में बचा रहता है। तो अगले साल जब इसमें जब अगले साल मान लो इसमें गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ का उपज बढ़ जाएगा, गेहूँ का उपज बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे वाला सड़ेगा, जब सड़ेगा तो इसका उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ गेहूँ किए हैं अगले साल इसमें अरहर कर देंगे, इसमें अरहर है तो गेहूँ कर देंगे, अदला बदला करते रहेंगे और फसल का उत्पादन बढ़ता रहेगा। इसको बोलेंगे फसल चक्र। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को, हम एक खेत गेहूँ था इसमें अरहर बो दिए, विभिन्न फसल मतलब अरहर, या फिर इसमें मटर भी बो सकते हैं, अरहर की जगह मटर, चना, उड़द हो सकते हैं, ठीक ना। जितने भी दलहनी फसलें होती हैं परिवर्तित कर बदल देने से उनमें क्या हो जाता है? पोषक तत्वों का पूर्ति हो जाता है और ज़्यादा फसल उत्पादन में क्या करता है? सहयोग करता है, ये नहीं करता है, ठीक ना। तो ठीक है, ठीक।